कल हम लोग ने बात की सेक्शन 90, 98, 91 यानी डबल टैक्सेशन रिलीफ की बात की, क्योंकि ये तीनों ही सेक्शंस आपके डबल टैक्सेशन रिलीफ में काउंट होते हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आगे की तरफ बात करते हैं और ट्रांसफर प्राइसिंग की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग को समझना है तो हमको किस सेक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा? जस्ट उसके आगे 91 के बाद से, यानी सेक्शन 92 के बाद हम लोग करेंगे और यहीं से आपका ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट होता है। क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग, कैसे होती है वर्किंग, ये सब समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। यानी सबसे पहले हम ये समझने जा रहे हैं कि आमतौर पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किस तरह से टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स अडॉप्ट करती हैं, यानी किस तरीके से जो भी उनका टैक्स जो इंडिया में उनको पे करना है वो कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, जो कि गलत मेजर है, क्योंकि अवॉइड करती हैं यहाँ पे टैक्सेशन को। कैसे करती हैं जरा हम लोग देखें। ये हमारा इंडिया है। मान लीजिए कोई भी कंपनी इन्होंने रजिस्टर्ड की इंडिया में, तो उसको हम इंडियन एंटिटी मानेंगे, और कोई कंपनी इन्होंने फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड की होगी तो वो फॉरेन एंटिटी हो जाएगा। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, क्योंकि इंडिया में वर्क कर रही है, आपकी मजबूरी आपकी ये है उनके साथ कि उनको यहाँ क्योंकि वर्किंग शो करनी है तो यहाँ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। तो क्या ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनका जो टैक्सेशन है या जो इनका इनकम टैक्स है वो कम हो जाए। तो देखिए बेसिकली ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये एंटिटी आपकी इंडिया में इन्होंने रजिस्टर्ड की और कुछ ऐसी एंटिटी इनकी फॉरेन कंट्री में है या इन्होंने फॉरेन कंपनी में रजिस्टर्ड कर ली, ऐसी फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड किया जहां पर टैक्सेशन क्या है, लो, यानी लो टैक्सेशन सिस्टम वहां पे अडॉप्टेड है या कम टैक्स लगता है। इंडिया में आप सभी लोग जानते हैं मल्टीनेशनल के केस में, फॉरेन कंट्रीज के केस में टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। तो ऐसे केस में देखिए कितना दिमाग लगाता है, वो इंडियन सिस्टम में एक एंटिटी रजिस्टर्ड कराता है और ऐसी एक एंटिटी रजिस्टर्ड ऐसी कंट्री में कराता है जहाँ का टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही कम है। फिर देखिए वो फिक्सिंग कैसे करता है, सारा काम विंडो ड्रेसिंग के तरीके से करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में देखिए वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जरा देखिए, अगर ये एंटिटी किसी भी तरह का गुड्स सर्विसेज, वो आगे मैं अपने आपको डेफिनेशंस के थ्रू समझाऊंगा, अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि कुछ भी ये एक्सपोर्ट करता है, यानी यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, या इनसे सर्विसेज ले रहा है या इनसे गुड्स ले रहा है, डेट मीन्स इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में इंडिया में उसको क्या करना है, रेवेन्यू को कम दिखाना है, कॉस्ट को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इनकम कम दिखाई देगा और जब इनकम कम होगी तो टैक्स भी यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को ये कैसे करते हैं जरा देखिएगा, जैसे ही ये एक्सपोर्ट करते हैं, यानी मजबूरन जहाँ इस एक्सपोर्ट को इनको क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू शो करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, इस रेवेन्यू को कम दिखाते हैं, यानी इनवॉइसेस इस तरीके से बनाते हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू कम दिखाई देगा, और जब रेवेन्यू कम दिखाई देगा, यहाँ सेल कम दिखाई देगा, तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंडिया में क्या हो जाएगी, जैसे ही रेवेन्यू कम दिखेगा इनकम कम दिखने लगेगी। और यही चीज़ ये क्या करते हैं, जब फॉरेन कंट्री से कोई सर्विसेज लेते हैं या गुड्स लेते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, तो जो उस सर्विसेज या उस गुड्स की जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेट करते हैं। उस इन्फ्लेशन से क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही कॉस्ट आपका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका इनकम कम हो जाएगी। तो इनका मकसद क्या है, इस ट्रांजैक्शन में भी इनकम कम करना और इस ट्रांजैक्शन में भी इनकम कम करना। लेकिन यहाँ मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की इन्होंने, रेवेन्यू को कम शो किया, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ रेवेन्यू शो होना है, और क्योंकि यहाँ से ये सामान ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको एक्सपेंसेस के रूप में शो करना है। तो ऐसे केस में यहाँ क्या करेंगे, इस केस में कॉस्ट को इन्फ्लेट करेंगे और रेवेन्यू को डिफ्लेट करेंगे, रेवेन्यू को यहाँ कम दिखाएंगे। तो इससे इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम कम हो जाएगा, और जब इनकम कम हो जाएगा तो उस पर टैक्स क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा है। तो टैक्स रेट जब ज़्यादा है तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हम उसको कैसे कम करेंगे, हम इनकम को ही कम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो जैसे ही टैक्स रेट से मल्टीप्लाई होगा टैक्स आपका कम जाएगा। लेकिन जब इसी ट्रांजैक्शन को इस फॉरेन कंपनी या इस फॉरेन एंटिटी को जब ये रिकॉर्ड करेगा तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, बोलिए। और यहाँ पर देखिए जब रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ फर्क पड़ रहा है, यानी इनकम यहाँ पर अगर कम शो हो रही है तो नो डाउट यहाँ पर इनकम क्या हो जाएगी, ज़्यादा शो होने लगेगी।
लेकिन इनकम यहाँ पर अगर ज़्यादा शो हो रही है तो कोई ज़्यादा इनको फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये ऐसे फॉरेन कंट्री में इसको रजिस्टर्ड कराए हैं जहाँ का टैक्स रेट या तो नहीं है या तो बहुत कम है। तो ऐसे केस में जो यहाँ पर इनकम आपकी बढ़ी हुई दिख रही है उस पर टैक्स रेट क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो क्या होगा, इनको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, यहाँ की ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनकम टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा आपको, सॉरी ज़्यादा देना, क्योंकि रेट कम है तो इनकम टैक्स का जो एक्चुअल इफेक्ट आएगा वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स कैसे बचाया, यहाँ इन्होंने इनकम को क्या किया, कम शो किया, तो कम शो करने की वजह से यहाँ कम टैक्स देना पड़ा। तो इन्होंने अल्टीमेटली इस पूरे ट्रांजैक्शन पर कुछ इस तरह की वर्किंग की, इस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया कि इनकम वाला पार्ट इंडिया में कम दिख रहा है और फॉरेन कंट्री में इनकम वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट कम है और क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है तो फर्क क्या पड़ रहा है, इनकम कम है, टैक्स रेट ज़्यादा है, तो नेट इफेक्ट आपका टैक्स का कम आ रहा है, एक्चुअल से कम आ रहा है। और फॉरेन कंट्री में फ़ायदा क्या हो रहा है, उतने पार्ट का इनकम यहाँ ज़्यादा दिख रहा है लेकिन यहाँ टैक्स रेट क्योंकि कम है तो टैक्स इफेक्ट यहाँ भी कम है। यानी अल्टीमेटली पूरे सिस्टम या पूरे ट्रांजैक्शन में हमने देखा तो इस वर्किंग के थ्रू इन्होंने पूरे टैक्स को कम कर लिया। हमने पीछे क्या देखा कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करके इंडिया में टैक्स को छुपाया जा रहा है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स कैसे होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह से टैक्स को अवॉइड करती है, वो अपने ट्रांजैक्शंस को कैसे छुपाती है या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाती है। अब यहाँ हमको क्या पढ़ना है, यहाँ इनकम टैक्स में आपको बताया जाएगा एंटी अवॉइडेंस मेजर्स, यानी ऐसे तौर तरीके बताए जाएंगे जिसके थ्रू आप इन्होंने जो भी अवॉइडेंस किया है उन अवॉइडेंस के बेसिस पे कितना रेवेन्यू का लॉस हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलेगा और अल्टीमेटली उतने इनकम को यहाँ की एंटिटी की टोटल इनकम में जोड़ करके उनसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने क्या रूलिंग बनाई, उसके लिए सेक्शन 92 में कौन कौन सी बातें कही गई, अब इसको हम लोग समझने की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा कंट्री इंडिया है, ये हमारी फॉरेन कंट्री है। अब मैंने आपसे क्या बोला, मल्टीनेशनल कंपनीज एक एंटिटी यहाँ रजिस्टर्ड कराती हूँ, एंटिटी एक कॉमन वर्ड यूज कर रहा है, ये कंपनी भी हो सकती है, वो आगे मैं आपको डेफिनेशंस में भी बताऊंगा, एंटरप्राइज वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एंटिटी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है और ये एंटिटी फॉरेन कंट्री में आपकी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड होने के बाद ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताया किस तरह से अवॉइड करने के लिए कैसे ट्रांजैक्शंस इन लोग करते हैं और उसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। अब इनकम टैक्स प्रोविजंस की बात आती है तो इनकम टैक्स ने आपको स्टेप वाइज तौर तरीके बताए कि इन सिस्टम्स को हम कैसे पकड़ेंगे और अल्टीमेटली जितनी रेवेन्यू को लॉस हो रहा है उस रेवेन्यू को लॉस को हम कैसे पूरा करेंगे, या एंटी अवॉइडेंस मेजर्स हम लोग कैसे कौन से अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए कभी भी इंडिया में कोई भी एंटिटी है, आप सभी को पता है, रिटर्न फाइलिंग करते हैं, उनका असेसमेंट होता है क्योंकि जुरिडिक्शन इसका इंडिया है। तो होता क्या है, जैसे ही इंडियन सिस्टम में इस एंटिटी के बारे में पता चलता है कि हाँ ऐसी कोई एंटिटी है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कुछ अपने ही लोगों के साथ कर रही है, तो ऐसे केस में क्या क्या इनकम टैक्स जांच करता है जरा उसको समझिएगा। सबसे पहले तो वो ये चेक करता है कि क्या ये वाली एंटिटी और ये वाली एंटिटी आपस में कहीं एसोसिएटेड तो नहीं है, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड होंगे, दोनों मिले हुए होंगे तभी ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ी होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। तो हमें पहले क्या प्रूफ करना है कि ये वाली एंटिटी और ये वाली एंटिटी दोनों आपस में एसोसिएटेड है यानी रिलेटेड है, और रिलेटेड होने की वजह से ये घपला करेंगे, ये मान के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पता करेंगे, इन दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे जहां पर रेवेन्यू या प्रोसेस या वर्किंग का मूवमेंट हुआ होगा फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंट्री टू इंडिया, यानी इनके बीच में क्या हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो पहले ये दोनों एसोसिएटेड हैं और आपस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या होता है, शक होता है कि अरे आपस में एसोसिएटेड भी हैं और आपस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। अब अगर गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जाए, तो अगले पार्ट में वो जांच करते हैं कि जो इनके बीच में सेल या एक्सपेंसेस या कॉस्ट की जो बात हो रही है वो वाकई सही है कि नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आर्म्स लेंथ प्राइस की बात की। आर्म्स लेंथ प्राइस का मैं क्या मतलब बताने जा रहा हूँ आपको कि ये वो प्राइस है जब आप यहाँ से यहाँ इसको एक्सपोर्ट करेंगे
तो नॉर्मल कोर्स में वो सेल कितना होगा वो कौन बताएगा? आर्म्स लेंथ प्राइस। तो नॉर्मल कोर्स में कितना सेल है वो आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया, और आप एक्चुअल कितने में सेल बुक कर रहे हो वो यहां आ गया। जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उतनी ही इनकम आपने छुपाई होगी। तो आर्म्स लेंथ प्राइस का मेजर रोल क्या है? ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की प्राइस के बारे में बताता है कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती तो उस केस में यहां पर एक्सपोर्ट के केस में सही सेल कितना होता और एक्चुअल सेल आपने कितना किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस को इसकी इनकम यानी टोटल इनकम में क्या करेगा? ऐड कर देगा आपका। तो इस एंटिटी की टोटल इनकम में क्या करेगा? ऐड कर देगा जो भी इन दोनों के बीच के डिफरेंस आएंगे। इस केस में क्या करेगा? जिस केस में इंपोर्ट कर रहा है तो मैंने आपको बताया था यहाँ ये एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करता है। तो जब ये एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करता है तो यही सेम एक्सपेंसेस नॉर्मल कोर्स में अगर देखा जाए तो कितने होते या कॉस्ट उसकी क्या होती है नॉर्मल कोर्स में, फिर उस नॉर्मल कोर्स की कॉस्ट यानी आर्म्स लेंथ प्राइस को हम मेजर करते हैं उस एक्चुअल कॉस्ट को जिसको आपने शो किया है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही इनकम आपने छुपाया होगा, और उतनी ही इनकम को यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल इनकम के साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है? इस एंटिटी ने जितना भी इनकम छुपाई है वो अल्टीमेटली क्या हुई? इस मेथोडोलॉजी की वजह से दिख गई, और दिखने के बाद टोटल इनकम में उसको ऐड कर दिया गया, और जो इनकम अब आई है उस इनकम पे अब टैक्स लगाया जाएगा। तो लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि एसोसिएटेड इंटरप्राइज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि इन तीनों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इन तीनों को डिफाइन करना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट में इनकी डेफिनेशन क्या है या ये किस तरह से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन वाइज चल रहे हैं, तो सेक्शन 92 के बाद हम सेक्शन 92A की बात करेंगे। यानी सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो आपस में एंटिटियाँ कब कहलाती हैं कि दोनों ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का डेफिनेशन पढ़ना? क्यों? क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई ओनली टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जब तक ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, इंडिया का एंटरप्राइज और फॉरेन कंट्री का एंटरप्राइज, तब तक आप इन पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगा सकते। तो कैसे पता करें कि आपस में दोनों एसोसिएटेड हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करता है तो कई बार क्या करता है? दो तरह की डेफिनेशंस लेता है। एक तो एक्चुअल और दूसरी होती है डीम्ड, यानी मान लेता है कि इन परिस्थितियों में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाएंगे। तो यहाँ डेफिनेशन भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सेक्शन 92A जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से रिलेटेड है, दो पार्ट में पढ़ेंगे कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या है, 92A1 में पढ़ेंगे, और किन किन कंडीशंस में इनकम टैक्स ने उसको मान लिया है कि वो एसोसिएटेड है, यानी कि डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो पहले देखते हैं, चलिए 92A1 एसोसिएटेड एंटरप्राइज। कॉमन सेंस से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो समझना आसान होता है, लर्न करना आसान होता है। तो हमने क्या देखा, आप दोनों एसोसिएटेड कब होते हैं? जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के कैपिटल में आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर कोई भी एंटिटी दूसरी एंटिटी में, फिर से समझिए कि क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एंटिटी दूसरी एंटिटी में पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरी, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मैनेजमेंट, कंट्रोल या कैपिटल पे किसी तरह का प्रभाव डालती है या किसी बिचौलिए के थ्रू इन तीनों चीज़ों पे किसी तरह का प्रभाव डालती है, किस के ऊपर? दूसरी इंटरप्राइज के ऊपर, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 92A1। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब क्या होता है, इनकम टैक्स में के नियमों की जानकारी जिनको होती है तो अलग अलग तौर तरीकों से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इनकम टैक्स ने क्या किया, जो तरीके इन्होंने अपनाए उन तरीकों को लेटर ऑन उन्होंने डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया कि इन परिस्थितियों में भी हम मानते हैं कि सामने वाली एंटरप्राइज आपस में दूसरी एंटरप्राइज के साथ एसोसिएटेड है, यानी इंडिया वाली एंटरप्राइज और फॉरेन कंट्री वाली एंटरप्राइज ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है। किन परिस्थितियों में, एक एक करके देखते हैं। तो ये वैसे कॉमन सेंस है। मान लीजिए एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज में 26% या उससे ज़्यादा के वोटिंग पावर या शेयर्स ले लिए, तो कंट्रोल करेगा कि नहीं?
आप सभी डेफिनेशंस जानते हैं, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे आपके इंडियस की डेफिनेशंस वगैरह में अगर आप जाते हैं तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में आप सभी पढ़ते होंगे, वहाँ तो 20% की बात की जाती है। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला कि 26% से ज़्यादा के अगर वोटिंग राइट्स आपके सामने वाले के एंटिटी में हैं तो ऐसे केस में दोनों ही एंटिटियाँ क्या मानी जाएंगी, डीम्ड एसोसिएटेड इंटरप्राइज मानी जाएगी। या एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को क्या दे रही है, उधार दे रही है। कितना उधार दे रही है, जितनी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं, जितनी एसेट्स की बुक वैल्यू उसके मिनिमम, देखिए जहाँ भी परसेंटेज लिखा है वहाँ वर्ड एटलीस्ट समझिएगा आप लोग, तो एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है, के बराबर ये क्या करते हैं, लोन उसको प्रोवाइड करते हैं। या लोन के अलावा क्या दे सकते हैं, वो गारंटी। लेकिन गारंटी के लिए क्या दिया, जितनी आपने उधारी ली है उतनी उधारी का एटलीस्ट 10% आपने क्या किया होगा, गारंटी दिया होगा कि हाँ भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ, लोन सामने वाले ने दिया है, और मिनिमम कितना, 10% ऑफ टोटल बोरोइंग सामने वाले की। या सामने वाले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से अधिक आपने कंट्रोलिंग कर ली होगी, तो क्या होगा, सारे डिसीजंस आप आसानी से पास करा दोगे, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हुई कि नहीं। या एक इंटरप्राइज ने अपने इंटेंजिबल्स, पेटेंट, कॉपीराइट सामने वाले को शेयर कर दिया है, तो उस पर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसके इंटेंजिबल्स का यूज करके ही वो अपनी सारी प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहा है, या उसको राइट्स मिले हुए हैं सामान बेचने के, तो कहीं ना कहीं सामने वाला कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। तो इंटेंजिबल एसेट्स मैं अगर सामने वाले को यूज करने को दे रहा हूँ, वो पूरा ही उस पर डिपेंडेंट है, तो हम दोनों आपस में एसोसिएटेड इंटरप्राइज हो गया। या एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज से जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसका मिनिमम एटलीस्ट 90% उसी से खरीदता है, यानी टोटली डिपेंडेंट है किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो आप दोनों आपस में क्या हो गए, एसोसिएटेड। या मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ किस चीज़ को, प्राइस को, कंडीशन ऑफ सप्लाई की, नहीं इस पर्टिकुलर आदमी को ही दोगे या इस पर्टिकुलर प्राइस पे दोगे, जो कि गलत है, लेकिन स्टिल अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको क्या माना जाएगा, मेरे और आपके बीच का रिलेशन डीम्ड एसोसिएटेड आप लोगों को। या मैंने एक रिलेटिव यहाँ रखा हुआ, दूसरे रिलेटिव से दूसरी कंट्री में मैं क्या करा रहा हूँ, सारी वर्किंग करा रहा हूँ, तो ब्लड रिलेशन है, तो दोनों को आपस में एसोसिएटेड माना गया। या मैं किसी एचयूएफ का पार्ट हूँ और उस एचयूएफ के थ्रू इंडिया में बिजनेस करता हूँ और उसके एक मेंबर को फॉरेन कंट्री में भेज दिया और उससे कहा पर्टिकुलर काम तुम करो, तो हमारे और उसके बीच का जो रिलेशन हो जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, डीम्ड एसोसिएटेड इंटरप्राइज। या इंडिया में कोई एओपी, बीओआई या फर्म है, उसको फॉरेन कंट्री के इंटरप्राइज ने उसके 10% या उससे ज़्यादा के कंट्रोलिंग कर रखी है या उसका इंटरेस्ट ले रखा है, तो उस केस में भी आपस में ये दोनों डीम्ड एसोसिएटेड हो जाएंगे। अच्छा, इनकम टैक्स जब भी डेफिनेशन बनाता है तो लास्ट में एक पॉइंट को हमेशा संभाल के रखता है। लास्ट में कहता है इसके अलावा अगर मैं कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन इशू करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर अगर देखेंगे तो नोटिफाइड म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी आपस में एक दूसरे के लिए आप लोग इंटरेस्ट होल्ड करते हो, इसके लिए भी मैं चाहूँ तो नोटिफिकेशन के जरिए, सर्कुलर के जरिए मैं ये बता सकता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में आप दोनों को एसोसिएटेड माना जाएगा। फिलहाल इसमें अभी कोई कंडीशन नहीं है। 92 की हमने बात की, 92A की बात की, 92A1, 92A2 की बात की। अब हम जो अगले पार्ट में आ रहे हैं, या जो मैंने आपसे कहा था कि सेकंड पार्ट में चेक करेंगे, यानी पहले मैंने आपसे कहा था कि चेक करिए कि ट्रांजैक्शन जो दो लोगों के बीच में हो रहा है तो क्या दोनों लोग एसोसिएटेड इंटरप्राइज हैं कि नहीं, ये स्टेप 1 है। तो आपने ये प्रूव कर लिया है कि हाँ ये वाली एंटिटी और जो फॉरेन कंट्री में एंटिटी है दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज। अब सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली एसोसिएटेड इंटरप्राइज इनको गुड्स, सर्विसेज या कुछ इसी तरह के ट्रांजैक्शंस इनके साथ कर रही है, या ये वाली इंटरप्राइज इनके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ने आपस में क्या किया है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहाँ डिफाइन होगा, अगला सेक्शन वही होगा 92B। इसके भी दो पार्ट हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डेफिनेशन में बात करते हैं तो एक एक्चुअल होता है और दूसरे को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम लोग डीम्ड मान लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी दो पार्ट में आपका डिफाइन है, 92B1 एंड 92B2। तो B1 में वही एक्चुअल जो डेफिनेशन होगी और B2 में सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीम्ड प्रोविजन के थ्रू इन्होंने डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात की है। तो अगर देखेंगे 92B1 में, तो 92B1 भाई कॉमन सी बातें आपस में कर रहा है कि आपस में दोनों में आप लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, जहाँ रेवेन्यू या कॉस्ट की बात हुई है तो वो सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो देखिए डेफिनेशन में वही सारी चीज़ें दी गई। तो जहाँ
पैसे का मूवमेंट हम दोनों ने एक दूसरे के बीच में किया है। कैसे, जरा देखते हैं। आप किसी तरह का कोई परचेज करते हैं, किसी तरह का कोई सेल करते हैं, या कोई लीज आपस में आप दोनों तय करते हैं, वो चाहे टेंजिबल से रिलेटेड हो चाहे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। यानी सामान बेचना, सामान खरीदना, सर्विसेज देना, सर्विसेज खरीदना, या लीज पे सामान देना या लीज पे सामान लेना, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। अगला है सर्विसेज देना या सर्विसेज लेना, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। उधार देना या उधार लेना, लैंडिंग और बोरोइंग मनी। या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें मुनाफा या लॉस की बात हो रही हो, अदर ट्रांजैक्शंस। या आपस में म्यूचुअल कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट करते हो कि चलो एक काम करते हैं कि मैं मान लीजिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज हूँ आपके साथ, हम लोगों ने आपस में तय किया कि चलिए 4-5 लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट या एक अरेंजमेंट ऐसा बनाते हैं जिसमें हम ये तय करेंगे कि कौन काम उठाएगा, कौन काम करेगा, खर्चों को कैसे बांटा जाएगा, कंट्रीब्यूशन को कैसे बांटा जाएगा, या मुनाफे को कैसे बांटा जाएगा। इस तरह का कोई अगर अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ इंटरनेशनल प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। इस वजह से इस तरह का कोई वर्किंग अगर कर रहे हैं तो वो भी किस डेफिनेशन में आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92B1। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 92B1 तो आपने देख लिया। 92B2 देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। 92B2 को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन हो जाती है। डिपार्टमेंट के पास ऑनर्स होता है कि ये प्रूफ करें कि हाँ वाकई में डीमिंग प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल है। तो कई बार ऐसी पार्टियां इन्वॉल्व हो जाती हैं जो एसोसिएटेड तो नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि दो एसोसिएटेड मिलकर किसी नॉन एसोसिएटेड को इन्वॉल्व करते हैं और मिलकर के ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये प्रूफ ही ना हो पाए कि दो एसोसिएटेड के बीच में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन छुपाने की बात करते हैं। तो ऐसे सारे प्रोविजंस को इन्होंने कहाँ कवर किया है, 92B2। नेक्स्ट 92A की बात कर ली, 92B की बात कर ली, तो अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, 92C। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपस में पहले आपको ये पता करना होगा कि जो दो एंटिटी है वो आपस में एसोसिएटेड है कि नहीं। यानी कि जो भी इंडिया में या इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में आपस में जो इन लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला पार्ट ये है कि ये प्रूव करिए कि दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड है या रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट में आपस में वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इस वजह से मुझे शक हुआ तो मैं जांच करूंगा कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सही प्राइस पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सर्कमस्टांसेस बेस्ड कई मेथड्स बताए कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस अगर होता है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सही प्राइस क्या है, और इसी को इन्होंने क्या बोला है, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस की बात करते हैं इस सेक्शन में 92C में। ये किस बेस पे, सर्कमस्टांसेस बेस, यानी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में केवल इन्हीं मेथड्स के जरिए हम पता करेंगे कि उसका सही प्राइस क्या है। तो कैसे पता करते हैं, तो इन्होंने आपके 6 मेथड्स बता रखे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि जब भी इनकम टैक्स अपनी बात करता है तो अगर 6 चीज़ें हैं तो 5 चीज़ों को डिफाइन करेगा, छठे में कहेगा कि हाँ मैं बताऊँगा, उसको आपको ले लेना है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। तो पहले पार्ट को देखिए, इन्होंने क्या बोला है, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। पूरी मेथडोलॉजी में आपको वर्किंग सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल अभी देख लीजिए 6 कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहला कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड जिसको COPM भी कहते हैं, रीसेल प्राइस मेथड RPM, कॉस्ट प्लस मेथड CPM, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड PSM, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड TNMN, और लास्ट में मैंने आपसे पहले बोला था अदर मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड जैसा बताएगा उसी के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ सर्कमस्टांसेस के बेस पे इतने सारे मेथड्स बताए हैं कि एक पर्टिकुलर अगर सर्कमस्टांसेस इनमें से कोई भी अगर अराइज होती है तो आप इन मेथड से कैलकुलेट करेंगे क्या, उस सिचुएशन की सही प्राइस। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम सही प्राइस इसके सिस्टम से हम लोग जैसे ही निकाल लेते हैं तो ये हमारा प्राइस कौन सा हो जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस। अब इस आर्म्स लेंथ प्राइस को आप क्या करोगे, जो भी आपका एक्चुअल प्राइस यानी एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल सेल जो भी था उसके साथ आप इसको क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे। जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो डिफरेंस इनकम के फॉर्म में छुपता हुआ दिख रहा है, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ इनकम अगर दिख रहा है, मान लीजिए लॉस हो रहा है तो उसको नहीं देखना है,
आपको केवल उतने ही पोर्शन को देखना है जिससे इनकम छुपती हुई दिखे। ये रूल भी समझ लीजिएगा, लॉस है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने जितनी इनकम छुपाई अगर वो यहाँ पर शो हो रही है तो ऐसे केस में इतने पोर्शन को आपने छुपाया है और इतने पोर्शन को हम कहाँ ऐड कर देंगे, टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। किसकी टोटल इनकम में ऐड करेंगे, आपकी जिसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है। चलिए, हमने आर्म्स लेंथ प्राइस को कैसे कंप्यूट करते हैं उसके कई मेथड्स बताए सी में, 92C में, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे वर्किंग करता है तो इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 92F सेकंड में। और डेफिनेशन क्या कहती है जरा समझिएगा कि इंडिया में एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, फॉरेन कंट्री में एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, तो आपस में जो भी ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। यानी आपस में एक दूसरे के ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल कर रहे हैं, यानी गड़बड़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। और इसको आम भाषा में हम नॉर्मल प्राइस कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मली शो किया जा रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह का ट्रांजैक्शन जो ये इस एसोसिएटेड के साथ कर रहा है, ये वाला फॉरेन एंटिटी, अब इसी तरह का ट्रांजैक्शन दूसरे एंटिटी के साथ कर रहा है जो इंडिया में नहीं है, उसका कोई, या इंडिया में है लेकिन उसका कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो देखिए वर्ड क्या है, अदर देन एसोसिएटेड इंटरप्राइज, यानी इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, अनकंट्रोल्ड। यानी जब दोनों दो एसोसिएटेड इंटरप्राइज के बीच में आपका कभी भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल ट्रांजैक्शन। और अगर ये ऐसे लोगों के साथ होता है जिसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। अब देखा जाए तो नॉर्मल प्राइस तो यही है, सही प्राइस कौन सा है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, बस यहाँ कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे केस में जो इसका प्राइस होगा किसका, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का, वही सही मायने में आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए। तो उसी प्राइस को लीजिए, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो भी आप ये प्राइस ले रहे हैं ये सही है, लेकिन इनके और इनके बीच की सर्कमस्टांसेस और इनके और इनके बीच के सर्कमस्टांसेस अलग होती है। तो सर्कमस्टांसेस को हमें एडजस्ट करना पड़ता है सही प्राइस लाने के लिए। तो जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं वो मैं करके आगे बताऊंगा आपको। तो जो भी इस प्राइस में हम एडजस्टमेंट करते हैं उसको उतना एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद जो प्राइस आ रहा है वही सही मायने में क्या हो जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस। अब ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस आपने निकाल लिया है, मेथड वही है, तो इस मेथड में इसी तरीके की वर्किंग होगी। तो आपने आर्म्स लेंथ प्राइस आपको निकाल लेना है, फिर ये जो नॉर्मल प्राइस है इससे क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद अगर इनकम बढ़ती हुई दिख रही है या एडिशन का स्कोप दिख रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इस इनकम को उसकी टोटल इनकम में क्या करेगा, ऐड। और अगर लॉस हो रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं करेगा आपका।